जय हिंद बच्चों। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स डिफाइंड होता है दो तरीके से। एक को बोलते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। और दूसरे तरह को बोलते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। और वेक्टर का सरप्राइजिंगली डिवीजन डिफाइंड नहीं होता है। तो मल्टीप्लिकेशन दो दो तरीके से डिफाइंड होता है, लेकिन वेक्टर का डिवीजन डिफाइंड नहीं होता है ना? ये मजेदार बात। अब देखो, स्केलर प्रोडक्ट नाम इसलिए पड़ा है बिकॉज यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, जैसे मान लो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू डिफरेंट वेक्टर्स, एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो इनका जो, अच्छा, और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट बिकॉज इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डॉट देके, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो इसीलिए नाम पड़ गया डॉट प्रोडक्ट। और इसका जो आंसर आता है ये होता है मॉड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो ये जो रिजल्ट है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कहीं कोई डायरेक्शन नहीं है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट देके, तो डॉट प्रोडक्ट हो गया नाम इसका। और जो दूसरे तरीके का मल्टीप्लिकेशन जो डिफाइन करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग क्रॉस दे करके, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा है क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वेक्टर में डॉट और क्रॉस का मतलब अलग अलग है। मतलब वो नॉर्मल जो आप 10th तक पढ़ते थे ना, किसी नॉर्मल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन वगैरह, तो चाहे आप डॉट दे दो या क्रॉस दे दो एक ही बात है। वेक्टर्स में ये एक ही बात नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो या क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही सिंबल देना है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये जो होता है ये होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। और इसका होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर से। तो ये क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर किधर होगा, कैसा होगा, ये तो हम लोग देखेंगे बाद वाले वीडियो में। वेक्टर इसके जस्ट बाद वाला जो वीडियो होगा, तो वेक्टर प्रोडक्ट का अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें। फिलहाल हम लोग समझते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे, इसको समझेंगे इस वीडियो में। तो जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करो इस पे। छोटा सा क्वेश्चन करो, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, और फिगर दिया हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। चलो वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन करो। ओके, सो यहाँ पे तो सर बहुत ही आसान है। ये जो होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो मॉड ऑफ ए हो गया 6 न्यूटन, मॉड ऑफ बी हो गया 10 मीटर, और कॉस ऑफ एंगल हो गया सर 60 डिग्री। लेकिन मेरे दोस्त यही तो 60 नहीं लेना था, बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और यहाँ पे दो वेक्टर के बीच का एंगल आपने पढ़ा है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल टेल टेल के बीच का एंगल या हेड हेड के बीच का एंगल होता है। यहाँ पे ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का हेड ये मैच कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ये वाला एंगल नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग कराएंगे और उनके टेल टेल को या हेड हेड को मैच करा देंगे। अब पैरेलल शिफ्टिंग आप किसी का भी करा सकते हो। तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और अगर आपको ये नहीं पता है तो पहले के वीडियो जाके देखो। तो मान लो हमने बी वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग करा दिया, तो बी वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग करा दिया, ये एंगल था 60। अभी देखो ये डायग्राम ये वाला चीज है, ये ए वेक्टर का टेल हो गया यहाँ पे और ये बी वेक्टर का टेल हो गया यहाँ पे। अब टेल टेल मैच हो रहा है, तो इनके बीच का एंगल ये वाला होगा, ये वाला टेल टेल मैच कर रहा है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 विच इज 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग कॉस ऑफ 120 डिग्री लिखेंगे, ना कि 60 डिग्री। तो बस यही छोटा सा ट्रैप था यहाँ पे। और कॉस ऑफ 120 आप जानते हो ये होता है -½ और अगर नहीं जानते हो ना, तो इतना सुंदर सा वीडियो बनाया है इस पे। आपका बेसिक मैथ्स के सीरीज में पहला ही वीडियो है, पहला और दूसरा वीडियो।
पहला वीडियो जस्ट देख लो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, आपका सारा ये सब दुख दर्द दूर हो जाएगा। 120 150 साइन कॉस tan क्या होता है। ठीक है, बहुत मस्त वीडियो बनाए। बेसिक मैथ्स के प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लो। सो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -30 न्यूटन इंटू मीटर, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जूल। तो ये हो गया -30 जूल, ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट पे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, पहला प्रॉपर्टी जो है वो है कि ये होता है कॉम्यूटेटिव। ये होता है कॉम्यूटेटिव। अब कॉम्यूटेटिव क्या होता है सर? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को आप बी डॉट ए लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। मॉड ऑफ आई मीन ए डॉट बी क्या होगा? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। और बी डॉट ए क्या होगा? मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। दोनों सेम ही तो है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। ठीक है। दूसरा जो है, ऐसा भी होता है, जैसे मान लो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, तो ये इक्वल होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी के। या फिर अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी है, तो ये इक्वल होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी के। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी हो गए। तीसरा, तीसरा है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। नॉन जीरो वेक्टर्स मतलब मॉड ऑफ ए की वैल्यू भी जीरो नहीं है और मॉड ऑफ बी की वैल्यू भी जीरो नहीं है। ठीक है, मॉड ऑफ ए भी ग्रेटर देन जीरो है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो है वो निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, मतलब इनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है। अगर इफ देयर मैग्नीट्यूड इज नॉट जीरो, तो ये कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है वो कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब जीरो होगा। तो देखो भाई, अगर ए का मॉड जीरो नहीं है तब तो पक्का पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कभी निगेटिव तो होता नहीं है। और बी का मॉड भी बोल रहा है कि जीरो नहीं है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो अब इसका जो साइन होगा ए डॉट बी का, वो अब सिर्फ किसके साइन पे डिपेंड करेगा? कॉस थीटा के साइन पे। ये बोलेगा भाई हम तुम्हारे ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट हैं, जो तुम वो हम। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये पॉजिटिव कब होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये पॉजिटिव होगा इफ कॉस थीटा इज पॉजिटिव। और कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है? आप जानते हो कॉस थीटा पॉजिटिव तब होता है व्हेन द एंगल बिटवीन आई मीन व्हेन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ये होगा एक्यूट। ये जब होगा एक्यूट, थीटा जब होगा लेस देन 90, तो उस केस में कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, मतलब उस केस में जो डॉट प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होगा। और ये डॉट प्रोडक्ट निगेटिव कब होगा? जब कॉस थीटा निगेटिव हो जाए, इफ कॉस थीटा इज नेगेटिव। और कॉस थीटा निगेटिव कब होता है? जब थीटा हो ऑब्ट्यूज। थीटा ऑब्ट्यूज का मतलब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये हो ग्रेटर देन 90। तो इस केस में कॉस थीटा निगेटिव होगा और जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी निगेटिव हो जाएगा। तो जब थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो भाई डॉट प्रोडक्ट निगेटिव होगा। जब थीटा एक्यूट होगा तो जो डॉट प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये डॉट प्रोडक्ट जीरो, जब दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होगा? जब कॉस थीटा जीरो हो जाए। और कॉस थीटा जीरो कब होगा? जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी हो जाए। वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी जब जीरो हो जाए, तो इस केस में डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो ये जो लास्ट वाला है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप यहाँ पे एक नोट लिखोगे, नोट लिखोगे आप। ये लास्ट वाला जो रिजल्ट है वो यूज होता है, हम लोग बार बार यूज करते हैं टू चेक वेदर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और नॉट। तो ये नोट में लिख लो आप कि
इफ डॉट प्रोडक्ट of two non-zero vectors, if dot product of two non-zero vectors is zero, then they must be perpendicular to each other. Then they must be perpendicular to each other. जैसे मैंने यहाँ पे मस्ट को हाईलाइट किया है, वैसे ही आप भी मस्ट को हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे, अच्छा मैंने अपने लिए नहीं किया है हाईलाइट, इसीलिए किया है कि आप भी इसको हाईलाइट इसी वे में कर सकें। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे मस्ट का मतलब हो गया और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ये क्या कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये जो है ये जीरो आ रहा है। ये कह रहा है कि इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज जीरो। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये बोल रहा है कि अगर ये जीरो आ रहा है, और ये कह रहा है कि अच्छा मॉड ऑफ ए क्या हो सकता था? मॉड ऑफ ए जो है वो जीरो हो सकता था या पॉजिटिव हो सकता था, लेकिन पहले ही बोल दिया है कि वेक्टर्स आर नॉन जीरो वेक्टर्स। मतलब ये कह रहा है कि मॉड ऑफ ए जीरो तो है नहीं, नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया। मॉड ऑफ बी ये भी बोल रहा है कि ये भी नॉन जीरो वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड जीरो तो हो नहीं सकता है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो ये दो चीज पॉजिटिव है, बट ये इनका जो प्रोडक्ट है ये जीरो आ रहा है। डेट मीन्स कॉस थीटा को तो जीरो होना ही पड़ेगा, मस्ट है भाई, कोई ऑप्शन नहीं है। तो कॉस थीटा को जीरो होना ही पड़ेगा। तो कॉस थीटा जीरो मतलब थीटा 90 होना ही पड़ेगा, मतलब दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना ही पड़ेगा। डेट मीन्स ये कह रहा है कि अगर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स अगर वो जीरो आ रहा है, तो ए और बी पक्का परपेंडिकुलर होते होंगे, और यही यूज होता है परपेंडिकुलरिटी चेक करने में। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया। कितने हो गए टोटल? तीन हो गए। अच्छा, फोर्थ लिखो। फोर्थ है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए जो होगा, मतलब दो वेक्टर्स दोनों सेम ही है, तो ये ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए इंटू, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, इनके बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, तो कॉस जीरो होता है 1। तो ये हो गया मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। तो ये आप याद रखिएगा, ये जो है आप हाईलाइट करके लिख लीजिए। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। अब इसका यूज देखो कहाँ पे है। आप जानते हो कि बेस वेक्टर्स, ब्राइटनेस अचानक से बढ़ गया ना, आपको शायद हो सकता है प्रॉब्लम हो रहा होगा अगर रात के अंधेरे में देख रहे होगे तो। कोई बात नहीं, ये फिर से ब्लैक हो जाएगा। तो मान लो कि आपने पढ़ा था बेस वेक्टर्स आई कैप जे कैप और के कैप होता है। आई कैप जो होता है ये होता है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले डायरेक्शन में अगर मैं एक वेक्टर लूं जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसे हम लोग डिनोट करते हैं आई कैप से। पॉजिटिव वाई वाले डायरेक्शन में अगर मैं एक वेक्टर लेता हूं जिसका मैग्नीट्यूड इसका भी 1 ही है, तो इसका मैग्नीट्यूड इसका भी 1 ही है, तो इसे हम लोग डिनोट करते हैं जे कैप से। और पॉजिटिव जेड वाले डायरेक्शन में अगर मैं एक यूनिट वेक्टर लेता हूं जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन पॉजिटिव जेड के लॉन्ग है, तो उसे हम लोग डिनोट करते हैं के कैप से। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। तो अब देखो इस चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे, और अब हम लोग लिखेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अभी आपने देखा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए ये होता है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, तो आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा? ये हो जाएगा मॉड ऑफ आई कैप का स्क्वायर। और आई कैप तो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। जे कैप डॉट जे कैप ये क्या हो जाएगा? मोड ऑफ जे कैप का स्क्वायर। ये भी यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, 1 का स्क्वायर 1। एंड सिमिलरली
जो के कैप डॉट के कैप है ये भी क्या हो जाएगा, 1। तो ये आप लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप भी 1, और के कैप डॉट के कैप भी 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, बिल्कुल याद रहना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट अब आ जाओ आप। ये कितना हो गया, फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ में आ जाओ आप। तो अगर ये दोनों जो बेस वेक्टर्स हैं, अगर हम वो अलग अलग ले लें, मतलब एक आई कैप और एक जे कैप, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ जे कैप इंटू एंगल बिटवीन देम विल बी 90, बिकॉज एक है एक्स के लॉन्ग, दूसरा है वाई के लॉन्ग, तो दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1, जे मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप 1 कॉस 90 हो गया 0, तो ये हो गया 0। और आई कैप डॉट जे कैप को आप जे कैप डॉट आई कैप भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये होता है कॉम्यूटेटिव। सिमिलरली जे कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा, ये दोनों भी परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो इनके भी एंगल बीच में 90 आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 0। और ये भी कॉम्यूटेटिव है, आप जे कैप डॉट के कैप को के कैप डॉट जे कैप लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी जो है, ये आपका 0 आ गया। तो यानी कि ये दोनों बेस वेक्टर्स अगर अलग अलग होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो ये आप लिख लो। ये, और जैसे मैं बॉक्स बना के घेर रहा हूँ ना, वैसे आप भी अपने नोट्स में घेर लो भाई, मैं अपने लिए नहीं घेर रहा हूँ। इसीलिए ये कर रहा हूँ कि उसी तरीके से आप नोट्स में लिखो, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है, आप हर एक चैप्टर का नोट्स बनाइए, और बार बार रिवीजन में वही नोट्स काम देगा। बहुत ज़रूरी है ये। तो ये दोनों बेस वेक्टर्स जब अलग अलग होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दोनों बेस वेक्टर्स जब अलग अलग होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, ये रिजल्ट बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल ही याद रखना है। तो अब देखो, इसी पे बेस्ड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेवंथ। अगर मान लो दिया हुआ है ए वेक्टर, अगर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया हुआ है, कंपोनेंट मेथड में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी वेक्टर को आप आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में लिख सकते हो, इसको हम लोग कंपोनेंट फॉर्म बोलते हैं। तो ए वेक्टर जो है, आई कैप के कोएफिशिएंट को डिनोट करते हैं ए एक्स से, जे कैप के कोएफिशिएंट को ए वाई से, और के कैप के कोएफिशिएंट को ए जेड से। सिमिलरली बी वेक्टर में आई कैप का कोएफिशिएंट बी एक्स, जे कैप का कोएफिशिएंट बी वाई, और के कैप का कोएफिशिएंट बी जेड। तो ए और बी अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा देखते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, आराम से क्या करो आप, ए वेक्टर के जगह पे ये बैठा दिया, बी वेक्टर के जगह पे ये बैठा दिया, और बीच में है डॉट प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके, ब्रैकेट जैसे आप खोलते हो वैसे ही एक एक करके यहाँ से पहला टर्म लोगे, इसका डॉट प्रोडक्ट सबसे पहले इसके साथ करोगे, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करोगे, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करोगे। 3 टर्म्स आ जाएगा। उसके बाद फिर इसकी बारी आएगी, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, फिर इसके डॉट प्रोडक्ट इसके साथ। फिर 3 टर्म आ जाएगा, 6। फिर थर्ड वाला लोगे, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करोगे, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसमें भी 3 टर्म्स आ जाएंगे, टोटल 9 टर्म्स आ जाएंगे। फिर सबका वैल्यू लिखना है। तो आप वीडियो पॉज करो, खुद से करने का कोशिश करो, बिना देखे हुए खुद से करने का कोशिश करो। तो देखो, पहला टर्म हो गया ए एक्स इंटू बी एक्स आई कैप डॉट ओ। पहला ही टर्म जो है वो गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लें, आई कैप डॉट आई कैप। पहला टर्म जो है ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप। अच्छा, फिर दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप।
और तीसरा टर्म क्या आ जाएगा, ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। तीन टर्म्स हो गए, ए एक्स का काम खत्म। अब ए वाई पे आ जाओ, तो इधर से पहला टर्म हो गया ए वाई बी एक्स, सॉरी इधर नीचे, ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप। दूसरा टर्म हो गया ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप। तीसरा टर्म हो गया ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप। ए वाई का काम भी खत्म। अब आ जाओ थर्ड वाले टर्म पे, तो ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप, इधर ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप, और इधर ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। 9 टर्म्स आ गए टोटल। कोई घबराने वाली बात नहीं है भाई, बहुत आसान है। अब देखो, अभी अभी तो आपने ये रिजल्ट देखा कि अगर दोनों डॉट, जो दोनों बेस वेक्टर्स होते हैं, अगर वो सेम होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 1, और अगर वो डिफरेंट होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0। तो यहाँ पे अब इनके वैल्यूज बैठा दो आप, जैसे आई कैप डॉट आई कैप क्या हो गया 1, आई कैप डॉट जे कैप, दोनों बेस वेक्टर्स अलग हो गए तो 0 हो गया ये। आई कैप डॉट के कैप अलग हो गए दोनों बेस वेक्टर्स तो 0। जे कैप डॉट आई कैप ये भी दोनों अलग हैं तो 0। जे कैप डॉट जे कैप ये 1। जे कैप डॉट के कैप अलग है तो 0। के कैप डॉट आई कैप अलग है तो 0। के कैप डॉट जे कैप अलग है तो 0, और के कैप डॉट के कैप 1। वैल्यू बैठा दिया। तो वैल्यू बैठा दिया तो इसमें देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स तो 0 हो गए भाई। 6 टर्म्स तो 0 हो गए। तो क्या रह गया बस, सिर्फ ये 1 वाला जो है ना येलो कलर में जो लिखा है, सिर्फ वो रह गया। तो देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है वो आपका आ गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस येलो कलर में जो लिखा था, ठीक है, और प्लस ए जेड बी जेड। तो ये याद रखना है बिल्कुल आपको, ये बिल्कुल याद रखना है। वेक्टर ए डॉट बी होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब एक बार जरा देख लो यहाँ पे कि ये क्या था, ए एक्स बी एक्स क्या था, ए वाई बी वाई क्या था, ए जेड बी जेड क्या था। तो ये एक बार देख लो आप, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वेक्टर ए वेक्टर बी ये दिया हुआ था, ठीक है। तो वेक्टर ए वेक्टर बी ये दिया हुआ है, तो अब देखो पहला जो टर्म है वो है आई कैप के कोएफिशिएंट इंटू आई कैप के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन ए एक्स बी एक्स, प्लस दूसरा जो टर्म है वो जे कैप का कोएफिशिएंट ए वाई इंटू जे कैप का कोएफिशिएंट बी वाई, इनका मल्टीप्लीकेशन। और थर्ड जो टर्म है वो के कैप का कोएफिशिएंट ए जेड इंटू के कैप का कोएफिशिएंट बी जेड, इनका मल्टीप्लीकेशन। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये आया है, आई कैप के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन प्लस के कैप कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो अगर अभी वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया रहेगा कंपोनेंट फॉर्म में, तो आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लोगे पक्का। दें क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख दो, मैं ट्राई करूंगा उसको बताने का। तो आप जो है एक क्वेश्चन लिखो इस पे, एक क्वेश्चन आप इस पे लिख लो। ओके, क्या है क्वेश्चन। जैसे मान लो एग्जाम्पल ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप माइनस के कैप, ठीक है, और बी वेक्टर दिया हुआ है ये आई कैप प्लस जे कैप। डॉट प्रोडक्ट निकालो तो जरा, फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ओके, कितना आया। चलिए देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान से देखो, तो इसमें जे कैप का टर्म नहीं है, गायब है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि पहले इसको बढ़िया से लिख लेना है तीनों कंपोनेंट्स दे करके। तो जैसे वेक्टर ए हो गया आई कैप प्लस 0 जे कैप और माइनस के कैप, और वेक्टर बी हो गया आई कैप
प्लस जे कैप प्लस जीरो के कैप। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होगा, ये हो गया आई कैप के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ गया 1। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है। ओके ओके ओके। तो ये 1 आ गया। अब देखो, तो ये याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था। कितना हो गया, 7 प्रॉपर्टीज हो गए। नेक्स्ट आठवां जो है, आठवां जो है वो आप ये लिखोगे, आठवां लिख लो आप, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, ये हम लोग दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के भी यूज में लाते हैं। ठीक है। और आप यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब आप फॉलो कर रहे हो अभी तक चीज़ों को। तो आप नोट्स जरूर बनाते जाइए। क्वेश्चंस जो देता हूँ, पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा। और हाँ, नोट्स बनाते जाइए। आप कहीं से कुछ भी पढ़ें, ठीक है। आप जैसे, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखते होगे फिर। तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लो कि आप ऐसा कर सकते हो कि पतली पतली कॉपी बना सकते हो। जैसे मान लो एक वेक्टर का ये किया, ठीक है। मान लो वेक्टर का एक किया, तो इसमें मान लो आपने कोई वीडियो देखा, उसका नोट्स बनाया, ठीक है। अभी आपने मान लो दूसरा कुछ वीडियो देखा शायद कहीं, उसमें कुछ आपने एडिशनल चीज़ें सीखी। तो कुछ एडिशनल चीज़ें सीखी, तो आप क्या करो कि वहीं पे, मतलब जैसे पहला वीडियो जब देखा, तो आप हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप 4 पेज छोड़ दो, वहाँ पे 4 पेज छोड़ दो। सो डैट कि आप वेक्टर कोई नया चीज़ अगर सीखो ना, तो वहाँ पे सेम लाइन सेम ऑर्डर में वो वेक्टर का एक साथ रहे। ठीक है। नहीं तो क्या होगा, एक जगह वेक्टर का कहीं और लिखा है, दूसरा जगह वेक्टर का कहीं और लिखा है, तो वो आपके काम नहीं आएगा, वो आप जरूरत पड़ने पे रिवाइज नहीं कर पाओगे। या फिर आप ऐसा करो कि हाँ, लाइक डॉट प्रोडक्ट अभी आप कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट का वीडियो अभी आप देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो। फिर आप मान लो कि इसके बाद 4 पेज छोड़ दो, 4 पेज छोड़ दो। या फिर आप इसके भी लिख रहे हो प्रॉपर्टीज, या फिर ये कर रहे हो, तो थोड़ा सा स्पेस दे दे करके ये करो कि थोड़ा जगह हो, कि अगर कुछ आपको नया कहीं कुछ दिखा, तो आप वहाँ पे जो है ना वो लिख सको। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि वेक्टर की जितने भी चीज़ें हैं, वो आपके एक जगह पे लिखे होने चाहिए। और आप, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगा वो नोट्स को बार बार रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना। ठीक है। बिकॉज क्या होता है ना, आप कोई चैप्टर कितना भी बढ़िया से कर लोगे ना, आप 2-3 महीना के बाद भूल जाओगे। और आपका एग्जाम तो 2 साल के बाद है। ठीक है। तो वो बिल्कुल ना पढ़ने के बराबर हो जाएगा। तो नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, जो भी सब्जेक्ट का नोट्स हो, जो कुछ भी आप कहीं से भी पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक जगह पे सब लिखा हो। जैसे आप इसके बाद कोई भी चैप्टर होगा, जैसे अ, मान लो काइनेमेटिक्स होगा इसके बाद, तो काइनेमेटिक्स होगा। तो आप जब भी काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा स्पेस दे दे करके, स्पेस थोड़ा कुछ वहाँ पे छोड़ देंगे, कि कुछ नया चीज़ वहाँ पे अगर लिखना हो तो आपके लिए जगह हो, ऑप्शन हो। ठीक है। तो वैसा कर सकते हो। या पतली कॉपी अगर बनाते हो, तो मान लो एक काइनेमेटिक्स का पतला कॉपी बनाया। काइनेमेटिक्स हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसमें पतला कॉपी से नहीं होगा। तो आप बेसिकली स्पेस छोड़ दे रहे हो, मतलब काइनेमेटिक्स एक जगह लिखा होना चाहिए, कहने का मतलब यही है। ओके। थैंक यू इतना देर प्रवचन सुनने के लिए। ठीक है। तो टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब मान लो आप बोलोगे सर एंगल तो दिया रहता है तभी तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, एंगल कैसे निकालेंगे। तो मान लो अगर वेक्टर दिया हुआ है कंपोनेंट फॉर्म में, मान लो ए वेक्टर दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप
प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो आपका जो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये आप जानते हो कि ये होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अभी अभी तो आपने पढ़ा, अभी अभी तो देखा ऊपर भाई कि ये जो होता है वो आई कैप का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। और मॉड ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सही आपको याद है। मॉड ऑफ ए जो होता था वो होता था अंडर रूट आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। नहीं पता है तो आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D वो वाली वीडियो आप देखो, वेक्टर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और बी वेक्टर का जो है वो क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो भाई यही है, यहाँ से मिल जाएगा हमें थीटा का वैल्यू। तो ये आप हाईलाइट कर लीजिए, इसको ब्लॉक बना के घेर लीजिए, स्टार मार्क लगा दीजिए। इस फॉर्मूले से यू कैन फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और इस पे देता हूं आपको एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो है ये आप बढ़िया से बनाइए, अभी वीडियो पॉज करके देखिए आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्वेश्चन है कि मान लो दिया हुआ है ए वेक्टर इज आई कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप। तो फाइंड एंगल बिटवीन फर्स्ट में ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड सेकंड में एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए। ओके, सो यहाँ पे जो है आगे आपका देखते हैं सही आया गलत आया। तो पहले आप क्या करो कि वेक्टर ए को आप करेक्ट फॉर्म में लिख दो। जैसे ये आई कैप है तो आई कैप प्लस जीरो जे कैप माइनस के कैप। वेक्टर बी है तो इसको आप लिख दो आई कैप प्लस जे कैप प्लस जीरो के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर एंगल निकालना है तो आप जानते हो कॉस थीटा जो है वो हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन प्लस जे कैप, एक सेकंड ये यहाँ पे वन है ना, एक सेकंड ये यहाँ पे जीरो था और दूसरा वाला टर्म यहाँ पे वन था। और ये हो जाएगा, और हम्म उसके बाद मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर। और मॉड ऑफ बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वन प्लस जीरो डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट टू, और ये भी हो गया अंडर रूट टू। तो ये कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा वन बाई टू। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए और एंगल बी के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, और जहां पे गलती हो जाए ना वहां पे देखो कि आखिर कहाँ गलती हो गया मेरा, सच डैट कि नेक्स्ट टाइम से वो गलती रिपीट नहीं हो। ये बहुत ज़रूरी है। गलती होना नेचुरल है, पहली बार में नहीं आया नेचुरल है,
पर आपको ऐसा मैकेनिज्म सेट करना है कि नेक्स्ट टाइम से सेम गलती ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन, यहाँ पे किसके बीच का एंगल निकालना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और ए वेक्टर के बीच का। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो जाएगा भाई? तो देखो, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि वेक्टर ए को आपने क्या लिखा, इसको लिखा आपने आई कैप प्लस जीरो जे कैप माइनस के कैप। और वेक्टर बी को क्या लिखा, इसको लिखा आपने आई कैप प्लस जे कैप प्लस जीरो के कैप। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया टू आई कैप। क्या करते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट को ऐड कर देते हैं, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट को ऐड कर देंगे, और प्लस के कैप के कोफिशिएंट को ऐड कर देंगे। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो ये आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया। और नेक्स्ट जो है वो क्या है, ए वेक्टर, इसके और ए के बीच में निकालना था। तो ए वेक्टर जो है वो कितना है, अच्छा ये जो ए प्लस बी है इसको आप कुछ नाम दे दो, लाइक इसको आप नाम दे दो, लेट अस कॉल इट एज सी वेक्टर। तो ये सी वेक्टर हो गया आपका। ठीक है, टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। और इसके और ए वेक्टर के बीच का निकालना था ना, इसके और ए वेक्टर, हाँ इसके और ए वेक्टर के बीच का निकालना था। तो ए वेक्टर को फिर से लिख लेता हूं मैं। ए वेक्टर जो है वो कितना है, आई कैप प्लस जीरो जे कैप माइनस के कैप। So you have to find angle between C vector and A vector. So you had to find angle between C vector and A vector. तो C वेक्टर और A वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू C डॉट ए, सॉरी C डॉट ए, C डॉट ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ C इंटू मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो C डॉट ए में क्या होगा, ये C वेक्टर है और ये A वेक्टर है, तो इनके आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा टू इंटू वन प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या हो गया वन इंटू जीरो, और के कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन, तो वो क्या हो गया माइनस वन इंटू माइनस वन बाई मॉड ऑफ सी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर। और मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टू प्लस जीरो प्लस वन थ्री बाई इधर हो गया कितना अंडर रूट, ये हो गया फोर प्लस फाइव सिक्स, और ये हो गया आपका अंडर रूट टू। तो कॉस थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा आ गया थ्री डिवाइडेड बाई रूट ट्वेल्व। ठीक है, रूट ट्वेल्व को क्या लिख सकते हो, ट्वेल्व को लिख सकते हो फोर इंटू थ्री। तो फोर बाहर आएगा तो हो जाएगा टू, तो ये हो जाएगा टू रूट थ्री, तो ये हो जाएगा रूट थ्री बाई टू। तो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, तो थीटा 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से अपना निकल गया ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आ गया निकालने। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी जो है उसमें दिया हुआ है फोर आई कैप प्लस सी जे कैप प्लस टू के कैप। अभी सी का वैल्यू हमें नहीं पता है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सच दैट, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, और सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ सी कि सच दैट फर्स्ट पार्ट में वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अब देखो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है भाई कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल होगा 90, तो कॉस थीटा होगा जीरो। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो इट मस्ट बी जीरो, डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए जीरो। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा भाई, तो डॉट प्रोडक्ट अभी अभी तो हम लोगों ने सीखा है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है अगर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, तो आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन टू इंटू फोर
प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन -1 × C प्लस के कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन विच इज 1 × 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 - C + 2 10 - C। और ये वेक्टर ए डॉट बी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देयरफॉर 10 - C = 0। तो सी का वैल्यू हो गया 10। ये फर्स्ट पार्ट का हो गया आंसर। तो अगर सी का वैल्यू 10 होगा देन दिस टू वेक्टर्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड में कह रहा है कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। अब देखो, अगर वेक्टर ए और बी पैरेलल है ना, ठीक है, जैसे अगर मान लो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर, तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम होता है। तो उस केस में आप ऐसा लिख सकते हो कि वेक्टर बी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, लेट अस से n times a vector where n is any constant, where n is any constant। मान लो कि n is any constant। जैसे मान लो कि अगर b का जो मैग्नीट्यूड है ना वो a का डबल है, तो b इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर a हो जाएगा। b का अगर मैग्नीट्यूड a का हाफ है तो n का वैल्यू हाफ हो जाएगा, b इक्वल टू हाफ ऑफ a। अगर b का मैग्नीट्यूड जो है वो 5 टाइम्स है a वेक्टर के, तो b इक्वल टू 5 टाइम्स a वेक्टर हो जाएगा, है ना, डायरेक्शन सेम है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं b वेक्टर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू a वेक्टर। अच्छा, अब वो सब जो जो कांस्टेंट है उसको आप n नाम दे सकते हो, लैम्डा नाम दे सकते हो। जैसे कहीं कहीं पे लैम्डा भी दिया रहता है, तो आप ऐसे लैम्डा भी लिख सकते हो, वेक्टर b इज इक्वल टू लैम्डा इनटू a वेक्टर वेयर लैम्डा इज एनी कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या होगा, अब देखो, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोगों को जो दिया हुआ है ए और बी, तो उसमें ऐसा क्या लिखना पॉसिबल है। अब अगर देखो एक चीज और है, अगर b इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए होगा तो b को लिख सकते हो आप bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, और इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर को लिखोगे ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। तो इस केस में क्या होगा, आई कैप के कोफिशिएंट को अगर इक्वेट करेंगे तो बी एक्स इक्वल टू होगा लैम्डा इंटू एक्स। सिमिलरली जे कैप के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा बी वाई इक्वल टू लैम्डा इंटू ए वाई। और सिमिलरली के कैप के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो बी जेड इक्वल टू लैम्डा इंटू ए जेड। ये हम ऐसा बोल सकते हैं पैरेलल वेक्टर्स के लिए। या फिर आप ये कह सकते हो कि बी एक्स बाई ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई बाई ए वाई इज इक्वल टू बी जेड बाई ए जेड इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये जो है वो ऐसा रिलेशन फॉलो होगा अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका। ये देखो क्या कर रहा है कि उनके आई कैप के कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा, जे कैप के कोफिशिएंट का रेशियो जो होगा, और के कैप के कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो सेम होना चाहिए, वो एक कांस्टेंट होना चाहिए और सेम होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे ये जो दिया हुआ है वेक्टर, ये जो वेक्टर दिया हुआ है, देखो ये जो वेक्टर दिया हुआ है, तो आप कंपेयर कर लो यहाँ पे। तो बी एक्स बाई ए एक्स क्या हुआ मेरे दोस्त, ये बी का जो आई कैप का कोफिशिएंट है वो 4, तो 4/2 इज इक्वल टू जे कैप के कोफिशिएंट का रेशियो क्या हो जाएगा, C/-1। और के कैप के कोफिशिएंट का रेशियो क्या हो जाएगा, 2/1। तो ये सबके कोफिशिएंट्स का रेशियो होना चाहिए सेम, सो यू कैन से 2 इज इक्वल टू -C। तो सॉरी, यहाँ पे प्लस साइन मुझे डालना था, ये प्लस साइन है, प्लस नहीं, यहाँ पे इक्वल साइन डालना चाहिए था। तो इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर सी का वैल्यू क्या हो गया, -2। तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होने के लिए सी का वैल्यू होना चाहिए -2। ठीक है, और परपेंडिकुलर होने के लिए तो ऊपर में हम लोगों ने निकाल ही लिया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, अब ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छा चीज़ है ये। और ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है बच्चों को, लेकिन आप हमारे साथ बने हुए हो अभी तक, तो डोंट वरी, आई एम हेयर।
आपको ये बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो कह रहा है फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। बी वेक्टर का कंपोनेंट बताना है अलोंग ए वेक्टर। अब ये क्या होगा? तो देखो कंपोनेंट सबसे पहले बोलते किसको है, मतलब जैसे सबसे पहले तो कंपोनेंट बोलते किसको है। जैसे मान लो ये बी वेक्टर है, ठीक है, तो ये बी वेक्टर है। अगर मैं बी वेक्टर को ऐसे ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से ऐसे लिख दे सकता हूँ, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से मैं ऐसे लिख दे सकता हूँ बी वेक्टर को कि लेट अस से ये बी वेक्टर इक्वल टू Z1 वेक्टर प्लस Z2 वेक्टर। तो ये बी वेक्टर को ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से यहाँ पे लिखा जा सकता है Z1 वेक्टर प्लस Z2 वेक्टर। तो ये Z1 एंड Z2 जो है, Z1 वेक्टर और Z2 वेक्टर, ये कंपोनेंट्स हो गए। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ बी वेक्टर, बिकॉज बी वेक्टर जो है वो Z1 और Z2 से बना हुआ है, तो Z1 और Z2 इसके कंपोनेंट्स हो गए बी वेक्टर के। अच्छा, अब देखो ये यहाँ पे ये देखने का एक तरीका है। आपको बोला है बी वेक्टर का कंपोनेंट बताओ अलोंग ए वेक्टर, बी वेक्टर का कंपोनेंट बताना है अलोंग ए वेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसके अलोंग बोला है, ठीक है, निकालना क्या है, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। निकालना है कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो जिसके अलोंग बोला है ना, ए के अलोंग बोला है, आप ये करो कि यहाँ से लाइट फॉल कराओ ए के परपेंडिकुलर। जिसके अलोंग बोला है उसके परपेंडिकुलर लाइट फॉल कराओ। तो इसके परपेंडिकुलर अगर आप लाइट फॉल कराओगे तो देखो बी का कितना शेडो बन रहा है, बी का कितना शेडो बन रहा है यहाँ पे ए के ऊपर। तो बी का शेडो बन रहा है ये वाला, बी का शेडो ये इतना बड़ा बन रहा है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे, ये जो वेक्टर है इसको कुछ नाम दे दो, मान लो ये नाम दे दो पी एस। तो ये जो पी एस वेक्टर हो गया ना, यही हो गया कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर यही हो गया, ये जो शेडो बन रहा है पी एस। ठीक है। लाइट किधर फॉल कराना है? लाइट फॉल कराना है आपको जिसके अलोंग निकालना है कंपोनेंट, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है। ओके। सो तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये लाइट फॉल कराया हमने, तो ये शेडो बन रहा है। आप नाम दे दो कुछ, मान लो ये बी वेक्टर को नाम दे दिया पी क्यू, और इस पॉइंट को नाम दे दिया एस। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दिया एस। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ये देखो इसको मैं फिर से बना रहा हूँ इधर। ये आपका बी वेक्टर था, और यहाँ से परपेंडिकुलर फॉल कराया, परपेंडिकुलर फॉल कराया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर था। तो आप एक नाम दे दो, इसको नाम दे दो पी, ये है क्यू, ये है एस। तो ये बताओ फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कैन आई राइट पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, ये जो पी क्यू वेक्टर है दिस कैन बी रिटन एज पी एस वेक्टर प्लस एस क्यू वेक्टर। सो पी क्यू वेक्टर कैन बी रिटन एज पी एस वेक्टर प्लस एस क्यू वेक्टर। ठीक है। तो पी एस और एस क्यू क्या हो गए? कंपोनेंट्स हो गए। पी एस और एस क्यू कंपोनेंट्स हो गए बी वेक्टर, ये पी क्यू वेक्टर के। अब ये जो पी क्यू वेक्टर है यही तो बी वेक्टर है। तो ये जो पी क्यू वेक्टर है यही है बी वेक्टर। सो यू कैन राइट बी वेक्टर इज इक्वल टू पी एस प्लस एस क्यू। ठीक है। तो ये जो पी एस है ये हो गया कंपोनेंट ऑफ, ये देखो पी एस का डायरेक्शन किधर है, ये ए के ही डायरेक्शन में है। तो पी एस हो गया कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। और ये जो एस क्यू है ये हो गया कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ये एस क्यू हो गया, ये जो एस क्यू हो गया ये कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर हो गया परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है पी एस निकालना है, कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर, पी एस निकालना है।
अच्छा, पी एस निकालना है तो मैं इधर लिख देता हूँ, वी हैव टू फाइंड पी एस। तो वी हैव टू फाइंड पी एस, तो पी एस वेक्टर निकालना है हमें। अब एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, जो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया पी एस और हाइपोटेन्यूज हो गया पी क्यू। तो देयरफॉर यू कैन से पी एस इज इक्वल टू पी क्यू साइन, पी क्यू कॉस थीटा। पी एस इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। और पी क्यू जो है वो क्या है, पी क्यू जो है वो मॉड ऑफ बी है। तो पी एस इज इक्वल टू हो गया मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। पी एस इक्वल टू हो गया मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। यही निकालना था हमें, यही निकालना था कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो ये हो गया बी कॉस थीटा, तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। सो कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ये आपका हो गया बी कॉस थीटा। और बी कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ ए बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। ये ए कट जाएगा तो एक ही तो बात है, बी कॉस थीटा रह जाएगा। और ये जो ऊपर में ए बी कॉस थीटा है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी। तो ये डिवाइडेड बाई हो गया मॉड ऑफ ए। तो यही हो गया। तो इसको आप समराइज कर लो। अभी जो इतना कुछ लिखा, इसको आप शॉर्ट में लिख लो, समराइज कर लो। कि अगर मैं बोलूँ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है ना, मैग्नीट्यूड ही है ये देखो। ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर है, तो स्केलर बाई स्केलर स्केलर, ये मैग्नीट्यूड है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, क्या लिखा है यार मैंने, मैग्नाइट लिख दिया है। ये होता है ऐसा। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ये बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और इसको आप लिख सकते हो इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। अभी देखो, ये टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेने का यार। इसको याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ, कैसे याद रखोगे आप, कैसे याद रखोगे। बहुत आसान सा तरीका है। न्यूमरेटर हो जाएगा ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट तो पढ़ ही रहे हो, तो वही चैप्टर है। तो न्यूमरेटर जो है वो ए डॉट बी हो गया। और जिसके अलोंग बोल रहा है ना, अलोंग ए वेक्टर बोल रहा है, तो आप मॉड ऑफ ए से डिवाइड कर दो, बस। सिंपल। ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। और अगर बोले कि सर एकदम डायरेक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो डायरेक्शन तो हमें ये जो कंपोनेंट निकालना था वो क्या था, पी एस वेक्टर। और पी एस वेक्टर का किधर है, डायरेक्शन ए वेक्टर के अलोंग। तो अगर डायरेक्शन लिखना है पूरा, डायरेक्शन के साथ लिखना है, अगर आपको बोले कि कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई हमें मैग्नीट्यूड तो पता ही है यार, मैग्नीट्यूड तो पता ही है। तो सिर्फ डायरेक्शन लगाना है। और डायरेक्शन असाइन करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, बिकॉज यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड तो वही रहता है, डायरेक्शन असाइन हो जाता है। तो अलोंग ए वेक्टर निकालना है, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, ए के अलोंग। तो हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए कैप से। तो हम लोग ए कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। और ए कैप के लिए आप लिख सकते हो, ए कैप तो आप निकाल लोगे ना, नहीं निकालोगे तो देख लो आप, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए कर लो। ये ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ए कैप तो आप बाद में लिख ही लोगे। तो सिंपली डायरेक्शन असाइन करने के लिए आप याद रखना कि जिसके अलोंग रहे, अलोंग ए अलोंग ए वेक्टर बोल रहा है, तो आपको ए कैप से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया।
अब इस पे एक क्वेश्चन कर लो आप। जैसे देखो, ये दिया हुआ है ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर भी दिया हुआ है। तो आप निकालिए पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ बी निकालना है अलोंग ए। तो अभी अभी आपने देखा, वीडियो पॉज करो और इसको ट्राई करो। अभी अभी आपने देखा कि हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, ए डॉट बी कर देते हैं। न्यूमरेटर जो है वो सिंपली डॉट प्रोडक्ट ले लोगे आप, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और डिवाइड कर दोगे कितने से, जिसके अलोंग बोल रहा है, अलोंग ए वेक्टर बोला है ना, तो आपको मॉड ऑफ ए से डिवाइड कर देना है। अच्छा, अब ए डॉट बी क्या हो जाएगा, आई कैप के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन, और डिवाइड कर देना है कितने से, मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए कितना हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 - 2 प्लस 3, और ये आ गया √3। और ये कितना हो गया यार, 3 + 1 हो गया 4 ना। तो 4 - 2, 2/√3 आ गया, 2/√3 आ गया। तो मैग्नीट्यूड इतना आ गया, बी का जो कंपोनेंट आएगा ना ए के लॉन्ग, उसका मैग्नीट्यूड इतना रहेगा। और डायरेक्शन अगर, जैसे देखो आप कि डायग्राम बना के आप समझ लो कि अगर आप मान लो ए वेक्टर आपने लिया इधर और बी वेक्टर आपने इधर लिया, ठीक है। तो क्या बोला है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो बी का जो कंपोनेंट आएगा ना इधर ए के लॉन्ग, ये वाला वेक्टर आएगा। तो इसका लेंथ होगा 2/√3। और इसका डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन ए वेक्टर के लॉन्ग है। तो सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि आप पूरा उसको वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा, सेकंड पार्ट का आंसर होगा कि इसका लेंथ है 2/√3 और इसका डायरेक्शन किधर है, अलोंग ए वेक्टर। तो डायरेक्शन असाइन करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट बाई ए कैप। तो ये हो जाएगा 2/√3, और ए कैप के लिए वी विल राइट ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो ये हो जाएगा 2/√3, और ए वेक्टर लिख दो आप। ए वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए जो है वो कितना हो जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया ये हो गया 2/√3 इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बाई √3। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ओके ओके ओके। लेकिन सर ये तो ठीक है, बट अगर उल्टा बोल दे तो, अगर सर बोल देना कि ए का कंपोनेंट बताओ बी के लॉन्ग, तो ये क्या होगा सर, मतलब थोड़ा, ये थोड़ा सा अलग होता, मतलब ये थोड़ा सा फील करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बिकॉज मतलब वैल्यू तो ऐसे निकाल लेंगे, बट इसका मतलब क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो देखो मैंने जो सिखाया अभी वही काम करना है, जिसके अलोंग बोला है अलोंग बी वेक्टर कंपोनेंट निकालना है। किसका निकालना है, ए का निकालना है। तो बी के अलोंग बोला है तो आप लाइट फॉल कराओ बी के परपेंडिकुलर, इसे लाइट फॉल कराओ बी के परपेंडिकुलर, और देखो कि, और किसका कंपोनेंट निकालना है, ए का। तो आप यहां से लाइट फॉल कराओ ऐसे बी के परपेंडिकुलर, और देखो कि ए का कितना बड़ा शेडो बन रहा है इसके ऊपर। तो ये इतना बड़ा शेडो बन रहा है, तो यही हो गया कंपोनेंट। ये देखो लाइट फॉल कराया आपने, ये ए वेक्टर था, तो यहां से लाइट फॉल कराया इसका। आ, मतलब आप ए वेक्टर का हेड से लेकर टेल तक ले लो, बिकॉज ए का ही तो शेडो निकालना है। तो आप बी के परपेंडिकुलर लाइट फॉल कराए, तो ए का कितना बड़ा शेडो बनेगा इसके ऊपर बी वाले लाइन के लॉन्ग। तो ये शेडो के लिए आप नाम दे दो। मान लो ये नाम हो गया लेटर से पी, और ये नाम हो गया क्यू, और ये नाम हो गया एस। तो कितना बड़ा शेडो बन गया, पी एस, ठीक है, पी एस। या फिर आप इसको ना एम नाम दे दो, लेटर से एम।
ठीक है, इसको कुछ एन नाम दे दो, नाम थोड़ा अलग चेंज कर देते हैं इस बार। ये पी एम एन हो गया ऐसे। तो आपका ए वेक्टर जो है वो है पी एन वेक्टर, और आपको कंपोनेंट निकालना है ए वेक्टर का अलोंग बी वेक्टर। तो ये जो शेडो बन रहा है ये पी एम, आपको बेसिकली पी एम ही निकालना है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक काम करते हैं, ये रहा आपका डायग्राम। और ये आपने तो समझ ही लिया कितना बड़ा शेडो बन रहा है, क्या हो रहा है। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ से, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये एंगल था थीटा। आप एक काम करो, आप यहाँ पे लिख सकते हो पी एन वेक्टर फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यू कैन राइट पी एन वेक्टर इज इक्वल टू पी एम प्लस एम एन। पी एन को लिख सकते हैं पी एम प्लस एम एन। ठीक है, तो यहाँ पे पी एम और एम एन क्या हो गए, इधर लिख देता हूँ, पी एम और एम एन क्या हो गए, पी एम और एम एन हो गए कंपोनेंट्स। पी एन और एम एन जो है वो कंपोनेंट्स हो गए, किसके, ये पी एन वेक्टर के। पी एम और एम एन कंपोनेंट्स हो गए पी एन वेक्टर के। अच्छा, ये जो पी एन वेक्टर है यही ए वेक्टर है, तो मैं इसको ए वेक्टर लिख देता हूँ। सो ए वेक्टर इज इक्वल टू पी एम प्लस एम एन। तो पी एम जो है ये हो गया आपका कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। पी एम का डायरेक्शन किधर है, बी के अलोंग, तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। और एम एन हो गया कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ये वाला कंपोनेंट ऑफ ए लॉन्ग बी, कंपोनेंट ऑफ ए लॉन्ग बी निकालना था, यानी कि हमें पीएम निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड पीएम, सो वी हैव टू फाइंड पीएम, पीएम निकालना है हमें। तो पीएम निकालना है, तो अब आप आ जाओ इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी एम एन, कॉस थीटा की जो वैल्यू है, कॉस थीटा होगा बेस पी एम बाई हाइपोटेन्यूज पी एन। और ये जो पी एन है ये मॉड ऑफ ए है, तो देयरफॉर पीएम जो है ये हो गया मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। पीएम हो गया मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, यही निकालना था हमें, यही निकालना था। तो ये जो अभी आपको निकालना था ना कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ये आ गया आपका, ये आ गया मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। इसको आप लिख सकते हो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा बाई मॉड ऑफ बी। तो ऊपर वाला जो है ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी डिवाइडेड बाई नीचे में है मॉड ऑफ बी। तो देखो यही चीज पिछली बार भी आया था, इस बार कंपोनेंट ऑफ बी निकालना है अलोंग ए। तो क्या करेंगे हम लोग, ए डॉट बी को डिवाइड कर देते हैं, जिसके अलोंग निकालना है ना। एक सेकंड यार, ए कॉस थीटा को, ये सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिया, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी लिखना था ना, मैं वही सोच रहा हूँ कि क्या है। इसको आप चेंज कर लो, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी निकालना है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा आ गया, इसको क्या लिखोगे आप, ए बी कॉस थीटा बाई मॉड ऑफ बी। तो देखो अभी मैंने बताया था, पिछली बार भी ऐसा ही रिजल्ट आया था कि अगर कंपोनेंट ऑफ वहां होता था बी अलोंग ए निकालना है तो आप मॉड ऑफ ए से डिवाइड करते थे, यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी निकालना है तो मॉड ऑफ बी से डिवाइड करोगे, मतलब जिसके अलोंग निकालना है ना उसी के मॉड से डिवाइड कर दो, किसमें, डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, तो सेम टाइप का रिजल्ट है। और इस कंपोनेंट का मतलब क्या है, ये वाला पीएम वेक्टर मतलब क्या है ये आप समझ ही गए मतलब। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप लिख लो, इसको ब्लॉक बना के घेर दो, स्टार मार्क लगा दो, रिजल्ट को लिख लो आप, कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर अगर लिखना है तो वो हो जाएगा वेक्टर ए
डॉट, ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डिवाइड कर दो, जिसके अलोंग निकालना है मॉड ऑफ बी के अलोंग निकाल, बी के अलोंग निकालना है तो मॉड ऑफ बी से डिवाइड कर दो। तो यही है। और अगर आपको डायरेक्शन भी असाइन करना है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग बी। तो अलोंग बी मतलब आप बी कैप से ये कर दो, बी कैप से मल्टीप्लाई कर दो। इसको मैं एक थोड़ा सा और लाइन चेंज कर देता हूँ, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ये आपका ए कॉस थीटा आता है। तो ए कॉस थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई, ये हो गया आपका मॉड ऑफ बी। और यूनिट वेक्टर कितने से मल्टीप्लाई करोगे, अलोंग बी है तो इसका डायरेक्शन बी के अलोंग होगा, तो बी कैप से। तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी ए कॉस थीटा विच कैन बी रिटन एज ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी। सो फाइनली 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 आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया या नहीं, इसको चेक करते हैं इस क्वेश्चन से। तो आप वीडियो पॉज करो और ये बनाओ आप। सो पहले में बोल रहा है कि निकालना है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी बोलेगा तो क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और अलोंग बी बोला है तो मॉड ऑफ बी से डिवाइड कर देंगे। और ए डॉट बी क्या हो जाएगा, आई कैप के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, और डिवाइड कर देना है कितने से, मॉड ऑफ बी का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, 2 + 4 + 12 डिवाइडेड बाई, ये हो गया कितना, अंडर रूट, ये हो गया 4 + 5 6, तो ये हो गया 18/√6। 18 को लिख सकते हो कितना, 6 × 3, तो ये हो जाएगा 3√6। तो इसका जो लेंथ आएगा वो होगा 3√6। ठीक है, 3√6। अभी इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा ये जो दोनों मतलब ये जो रिजल्ट्स है वो आर्बिट्ररी किसी भी डायरेक्शन के लिए पॉसिबल है। तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर आप कैसे भी बना सकते हो। जैसे मान लो आपने लिया कि ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर मान लो ऐसे है, ठीक है, बी वेक्टर मान लो ऐसे है। तो किसका कंपोनेंट किसके अलोंग निकालना है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। अच्छा, ये मान लो है आपका ए वेक्टर, और ये है मान लो बी वेक्टर, ये है मान लो थीटा। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी निकालना था, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी के परपेंडिकुलर लाइट फॉल कराते हैं, तो यही शैडो बनता है। तो मान लो ये पॉइंट है पी, और ये पॉइंट जो है ये है मान लो एन, ये पॉइंट हो गया एम। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ये कितना आएगा, पीएम, पीएम वेक्टर। तो यही पीएम निकालना था। और पीएम का लेंथ कितना है, ये लेंथ आपने अभी भी निकाल लिया 3√6। और डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन बी वेक्टर के लॉन्ग है, तो हम क्या करेंगे, इसको बी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें सेकंड पार्ट का आंसर निकल जाएगा। तो 3√6 डिवाइडेड बाई बी कैप को लिख सकते हैं बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर। और ये आपका हो गया 3√6। और बी वेक्टर जो है, बी वेक्टर कितना है, I - J + 2 के, तो I - J कैप + 2 के कैप डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी कितना हो गया, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3√6, और I - J कैप + 2 के कैप, और ये कितना हो गया, अंडर रूट 6, है ना, अंडर रूट 6, तो ये कट गया। तो ये हो जाएगा 3I - 3J कैप + 6 के कैप। ये हो गया आंसर। तो समझ गए आप, ये समझ गए। तो कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट पे जो बेस्ड आता है।
जैसे डॉट प्रोडक्ट का जो यूज आता है, ये आपका आता है वर्क निकालने में। तो जैसे आप वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। और अभी जैसे एग्जाम्स वगैरह होते हैं ना कहीं पे, जिसमें डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये पूछ लिया जाता है कि मान लो एक पार्टिकल पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, एंड इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो व्हाट विल बी टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्स? तो टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या होगा? तो देखो, कांस्टेंट फोर्स के लिए जो वर्क डन होता है ना, फॉर कांस्टेंट फोर्स के लिए जो टोटल वर्क डन होता है, टोटल वर्क डन बाय द फोर्स, ये होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। हमें ये कैसे पता चला कि ये फोर्स कांस्टेंट है? बिकॉज इसके आई कैप का कोएफिशिएंट है 2, जे कैप का कोएफिशिएंट है -3, और के कैप का कोएफिशिएंट है 5। तो 2 -3 और 5 तीनों जो है वो कांस्टेंट टर्म ही है। सो तीनों कोएफिशिएंट्स इसके कांस्टेंट हैं, सो वी विल से कि दिस फोर्स इज कांस्टेंट। तो ये फोर्स कांस्टेंट है, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है ए से बी। तो लाइक ए इज द इनिशियल पॉइंट और बी इज द फाइनल पॉइंट। ये ए इनिशियल है और ये फाइनल दिया हुआ है, बोला इट इज डिस्प्लेस फ्रॉम ए टू बी। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो हो गया स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट विच इज ए बी वेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अब वीडियो पॉज करो और ट्राई करो इसको खुद से करने का। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि आप इनिशियल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको मान लें x1 y1 z1, और जो फाइनल पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स मान लें x2 y2 z2। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो ये हो जाएगा 2 माइनस -1 i कैप प्लस 3 - 0 j कैप प्लस 1 - 1 k कैप। सो दिस विल बी 3i कैप प्लस 3j कैप और -k कैप। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, आपको पास फोर्स भी पता है। फोर्स कितना दिया हुआ था? फोर्स दिया हुआ था 2i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, ये फोर्स दिया हुआ था, ये फोर्स दिया हुआ था इतना। और डिस्प्लेसमेंट आपने निकाला है अभी, ये निकाला है 3i कैप प्लस 3j कैप और -k कैप। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा F.S, ये क्या होगा? आई कैप के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन। तो ये कितना हो गया? -8, और वर्क का यूनिट है जूल, तो ये हो गया -8 जूल। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो ये एप्लीकेशन आपको समझ में आया कि डॉट प्रोडक्ट का क्या एप्लीकेशन है, कैसे हम लोग निकालते हैं। तो आप के पास टाइम है तो आप यहीं पे भी छोड़ सकते हो वीडियो, अदरवाइज एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपके पास टाइम है तो आप ये भी देख सकते हो। इसका हालांकि वही वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में ही आता है ये सब, पर ये उसका एप्लीकेशन है। अभी अभी आपने डॉट प्रोडक्ट सीखा है तो आप इसको बना सकते हो। जैसे लेट अस से कि अ ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन एंगल थीटा, यहाँ से रिलीज किया। तो इस पे फोर्सेज लग रहे हैं, जैसे आपका वेट है, ब्लॉक का वेट है, आपका नहीं। और एक फोर्स बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल जो होता है ना, नॉर्मल फोर्स फोर्स है, ये ऑलवेज होता है, ये सरफेस लगाता है और ये ऑलवेज लगता है परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो नॉर्मल ऑलवेज लगता है परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो एक नॉर्मल लग रहा है, mg लग रहा है, ये सब आप पढ़ोगे न्यूटन्स लॉ वाले चैप्टर में। और एक जो है वो ये स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन लग रहा है।
आप अगेन फ्रिक्शन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। बस आप फिलहाल समझो कि फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, जिसका वैल्यू मान लो दिया हुआ है एफ के। और ये ब्लॉक जो है वो स्लाइड करके यहाँ से यहाँ आ गया। लेट अस से ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। तो आपको निकालना है वर्क डन बाई एम जी क्या होगा, वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। आप निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो, आप अगर कर सकते हो तो ट्राई करो वीडियो पॉज करके। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देख लें फर्स्ट वाला का, वर्क डन बाई एम जी। तो वर्क डन का अभी अभी हमने फॉर्मूला सीखा कि भाई ये होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो ब्लॉक है, और ये फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट फोर्स के लिए ये होता है। तो यहाँ पे जो वेट लग रहा है वो एम जी, मास तो कांस्टेंट ही है, तो वेट कांस्टेंट ही रहेगा। और डायरेक्शन भी लगातार वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है वेट, तो डायरेक्शन भी उसका कांस्टेंट है, तो वेट जो है वो कांस्टेंट फोर्स है यहाँ पे। तो ये वेट लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इतना। तो आप बोलोगे सर हमें तो डिस्प्लेसमेंट पता ही है। तो हमें तो डिस्प्लेसमेंट पता ही है, तो हम जो है, एक सेकंड, तो हम ये क्या करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया सर एल, और ये सर वेट हो गया एम जी। तो हम सर दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। बिल्कुल सही। तो वर्क डन बाई एम जी क्या हो जाएगा, एम जी इंटू, मतलब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है ना, एफ डॉट एस होता है, ठीक है, एफ डॉट एस, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, वेयर यहाँ पे थीटा होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वेयर थीटा इज, थीटा होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखिए, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है, एम जी, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है, एल, इंटू कॉस, क्या एंगल में हमें थीटा रखना चाहिए। थीटा किसके बीच का एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, फोर्स का डायरेक्शन इधर और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर, तो इन दोनों के बीच का एंगल, ये टेल टेल का बीच का एंगल, ये तो कितना होगा, देखो ये 90 डिग्री हुआ, और ये थीटा है। तो पूरे ट्रायंगल में जो टोटल एंगल होना चाहिए 180, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल यहाँ पे 90 माइनस थीटा बन रहा है, 90 माइनस थीटा, ना कि थीटा। तो यहाँ पे हमें एंगल के जगह 90 माइनस थीटा बैठाना चाहिए। तो ये हो गया आपका कितना, एम जी एल कॉस 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा। तो एम जी एल साइन थीटा, ये हो गया आंसर। ये एक तरीका था करने का। दूसरा तरीका जो है वो और है, आसान तरीका है। देखो, अब दूसरा तरीका देखने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं हम लोग। अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हो, मतलब आप काफी इंटरेस्ट जो है रखते हो सीखने में, तो फिर आपको मजा भी आएगा कि जो डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये भी आपने सीखा कि ये होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो ये जो चीज है, ये जो लेंथ है, यही था बी कॉस थीटा, ये लेंथ ही था बी कॉस थीटा। और ये जो चीज है, ये बेसिकली क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड है ना। सो बेसिकली ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, इसको आप ये भी लिख सकते हो कि मॉड ऑफ ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, मॉड ऑफ ए इंटू बी कॉस थीटा विच इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ठीक है। तो ये है। अच्छा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, आप ये डायरेक्शन में साइन करने लग जाए ना, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो सिर्फ यहाँ पे ये कंपोनेंट मतलब मैग्नीट्यूड की ही बात हो रही है, तो ये लिख सकते हो। अदरवाइज आप ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है,
तो आप अगर ऐसे वीडियोस देखते रहोगे तो आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो सब भी आपके काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, बिकॉज बहुत कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे खास। ये देखो, आप ये भी बोल सकते हो कि जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ बी इंटू ए कॉस थीटा। ऐसा भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बी इंटू ए कॉस थीटा। अब ये जो ए कॉस थीटा होगा वो क्या होगा? ए कॉस थीटा क्या होगा? तो ए कॉस थीटा जो होगा ये होगा कि काइंड ऑफ आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये जो चीज़ है ना, मतलब कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, मतलब ये वाली जो लाइन है यही तो है ए कॉस थीटा, यही तो है ए कॉस थीटा, और यू कैन से मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। तो इसको आप लिख सकते हो कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू कंपोनेंट ऑफ, मॉड ऑफ बी इंटू कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको आप ऐसे सीख सकते हो, इसको ऐसे सीख सकते हो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये एंगल थीटा है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होगा, इसको आप तीन तरीके से लिख सकते हो। ये तो लिख सकते हो ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। या फिर आप इसको लिख सकते हो मॉड ऑफ ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, सिर्फ मैग्नीट्यूड उसका। या फिर आप इसको लिख सकते हो मॉड ऑफ बी इंटू कंपोनेंट ऑफ, मॉड ऑफ बी इंटू कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ओके, तो ऐसे कर सकते हो आप, ये तीन चीज तीनों लिख सकते हो आप बोलोगे सर तीनों तो सेम ही चीज है, तो ऐसे लिखने का फायदा क्या है? देखो, फायदा आपको अभी समझ में आएगा। जैसे हम लोग बात कर रहे थे वर्क डन बाई एमजी की, किसकी बात कर रहे थे? वर्क डन बाई एमजी। भाई जो एमजी लग रहा है वो कितना वर्क करेगा यहाँ पे? तो आपने एक तो हुआ कि आप पूरा जो है वो डॉट प्रोडक्ट निकाले पूरा, एक तो वो तरीका हो गया जो आपने किया भी। दूसरा तरीका जो है वो आप ये बोल सकते थे कि सर वर्क डन बाई एमजी जो है ना, वो हम लोग ऐसा भी तो ले सकते हैं कि मॉड ऑफ एमजी, मतलब मॉड ऑफ द फोर्स एमजी इंटू कंपोनेंट ऑफ क्या, देखो, मॉड ऑफ ए इंटू जो दूसरा वेक्टर था बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ए। सो यू कैन राइट इट लाइक मॉड ऑफ एमजी इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एमजी, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट था ना, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ऑफ एमजी। ठीक है, अलोंग द लाइन ऑफ एमजी। ठीक है, तो अलोंग द लाइन ऑफ एमजी, तो देखो एल का ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका कंपोनेंट अलोंग द लाइन ऑफ एमजी, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कितना आएगा कंपोनेंट? जैसे ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट को आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू दिस वेक्टर, जो कि डिस्प्लेसमेंट का हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, प्लस दिस इज इक्वल टू दिस वेक्टर जो कि डिस्प्लेसमेंट का हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एमजी के डायरेक्शन में क्या हो गया? ये वाला वर्टिकल वाला। ठीक है, तो इसका सिर्फ लेंथ लिखना होता है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, सो दिस विल बी मॉड ऑफ एमजी इंटू ये जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है अलोंग द लाइन ऑफ एमजी, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, वो हाइट एच है, तो दिस विल बी एम जी इंटू एच। तो वर्क डन बाई आप एम जी, यहाँ पे एम जी एच भी लिख सकते हो। तो वर्क डन बाई आप एम जी यहाँ पे क्या लिख सकते हो? एम जी एच। या फिर आप ये भी लिख सकते थे कि वर्क डन बाई एम जी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ही लिखता हूँ यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू, इनटू आप बोल दो कंपोनेंट ऑफ एमजी, कंपोनेंट ऑफ एमजी
along the line of displacement, along the line of displacement, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ एम जी अलॉन्ग द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया एल, और एम जी का कंपोनेंट अलॉन्ग द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अब एम जी का कंपोनेंट अलॉन्ग द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यार? तो देखो, ये अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आप पहली पहली बार शायद ये देख रहे होंगे। तो ये जो एम जी है ना, इसका अगर कंपोनेंट लेना है किधर, एक ये डिस्प्लेसमेंट वाले लाइन में और एक इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो, ये वाली जो एंगल होती है ना, ये हो गया 90 डिग्री, और ये बन रहा है एक ट्रायंगल, तो ये थीटा है, तो ये वाला होगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो एम जी का जो कंपोनेंट होगा ना इधर, जिस लाइन से अगर ये, अच्छा एक चीज और देखो, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, और इस पे ये परपेंडिकुलर है, इस पे ये परपेंडिकुलर, तो ये पूरा एंगल होगा 90 डिग्री। आप बोलोगे इस पे ये, ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो एम जी का कंपोनेंट, एम जी जो है इस लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, तो एम जी का कंपोनेंट इधर होगा एम जी कॉस थीटा, और एम जी का कंपोनेंट इधर होगा एम जी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, विच इज एम जी साइन थीटा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो घबराओ नहीं, न्यूटन्स लॉ में ये वाला चीज पढ़ोगे आप, तो वहां तक जाते जाते ये बहुत आसान होगा। अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम है और बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिलहाल के लिए इसको रहने भी दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या लिखा था हमने, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ एम जी अलॉन्ग द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एम जी का जो कंपोनेंट है अलॉन्ग द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये कौन सा है? एम जी साइन थीटा। तो एल इंटू आ गया ये एम जी साइन थीटा। तो यही चीज था हमारा, पहले भी यही आया था। अच्छा आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एच आया है, तो ये जो एच होगा वो कितना होगा? देखो ना, एच का वैल्यू अगर आप डालोगे ना तो सेम ही आ जाएगा। जैसे देखो, ये थीटा है, और ये एल है, और ये एच है। यहाँ पे अगर आप साइन थीटा लिखोगे तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो एच की वैल्यू एल साइन थीटा ही है। अगर आप एच का वैल्यू बैठाओगे तो ये एम जी एल साइन थीटा ही आ जाएगा। यहाँ पे भी वही आ गया, एल इंटू एम जी साइन थीटा, पहले भी वही आया था। तो तीन तरीका से आप निकाल सकते हो। अब बोलोगे सर इतना सब क्यों करना है, क्या फायदा है इतना करके? फायदा है, क्योंकि देखो यहाँ पे वर्क डन बाई एम जी जो है इस मेथड से हमने किया, तो सिंपली ये एम जी इंटू हाइट आ गया, वर्टिकल हाइट। तो हम हाइट हमें पता रहेगा तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई ये डॉट प्रोडक्ट थीटा वीटा कुछ लेने का जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये फायदा है। पहली बार में ही आपको ये अजीब लग रहा होगा, बट ऐसे फिर मतलब नॉर्मल हो जाएगा करते करते। तो चलो आगे हम लोग क्या वर्क डन बाई नॉर्मल वगैरह वाला देख लें, या जवाब दे दिया अब पेशेंस आपका? आ, चलो आप अगर अभी तक टिके हुए हो तो ऑलरेडी आप में वो लगन है, आप में वो करने की है, जुनून चाहत है, जज्बा है। मेन यही चाहिए होता है, ठीक है, वो फाइटिंग एटीट्यूड ही चाहिए होता है। अच्छा, अब देखो ये एमजी लग रहा था, नॉर्मल लग रहा था, ये नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर अलोंग द सरफेस। तो अगर मैं बोलूं वर्क डन बाय नॉर्मल, तो वर्क डन बाय नॉर्मल ये क्या होगा? अभी आपको ज़्यादा नहीं परेशान करेंगे। नॉर्मल डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ नॉर्मल इंटू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है यार? ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 कॉस 90, ये हो गया 0। वर्क डन बाई नॉर्मल ऐसे निकल गया, ठीक है। फिर आपसे पूछा था वर्क डन बाई एफ के, तो वर्क डन बाई एफ के भी पूछा था आपसे। एफ के जो है वो किधर लग रहा था यार? एफ के लग रहा था इधर। अभी देखो, जो एफ के है वो लग रहा है अप द इंक्लाइन। एफ के किधर लग रहा है? अप द इंक्लाइन। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? डाउन द इंक्लाइन।
तो एफ के फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री। तो जो वर्क डन बाई एफ के होगा वो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ एफ के इंटू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। तो कॉस 180, कॉस 180, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ मॉड ऑफ एफ के इंटू एल। ये हो गया आंसर वर्क डन बाई एफ के का। ठीक है, तो एम जी हो गया, नॉर्मल हो गया, एफ के हो गया, और कुछ था? और कुछ था क्या निकालना? हाँ, आपसे पूछा है वर्क डन बाई एम जी कॉस थीटा क्या होगा, वर्क डन बाई एम जी साइन थीटा क्या होगा? वर्क डन बाई पहले एम जी कॉस थीटा ही देख लो। वर्क डन बाई एम जी कॉस थीटा क्या होगा? अब ये एम जी कॉस थीटा क्या था? तो वर्क डन बाई एम जी कॉस थीटा, ये देखो वेट लग रहा था वर्टिकल डायरेक्शन में, और हम लोग इसके कंपोनेंट ले लिए थे। इधर ये आया था एम जी कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू द सरफेस वाले में, और इधर इसका कंपोनेंट आया था एम जी साइन थीटा। ये न्यूटन्स लॉ में तो ये वाला चीज इतनी बार याद देखोगे, इतना बार देखोगे कि फिर मतलब हो सकता पहली बार आप देख रहे हो कैसे आया। ऊपर में मैंने हालांकि बताया। तो अगर मैं वर्क डन बाई एम जी कॉस थीटा की बात करूं तो देखो एम जी कॉस थीटा लग रहा है इधर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? अलोंग द सरफेस। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर अलोंग द सरफेस। तो वर्क डन बाई एम जी कॉस थीटा अगर लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा फोर्स एम जी कॉस थीटा का मॉड, ऐसे लिख देता हूँ, इनटू डिस्प्लेसमेंट का मॉड, इनटू दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 का ना। एम जी कॉस थीटा इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस और डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द सरफेस, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90। तो कॉस 90 जीरो होता है, तो ये जीरो आ गया। तो वर्क डन बाई एम जी कॉस थीटा जीरो हो रहा है यहाँ पे। आप अगर बोलोगे वर्क डन बाई एम जी साइन थीटा, तो वर्क डन बाई एम जी साइन थीटा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मॉड ऑफ एम जी साइन थीटा इंटू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और एम जी साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट तो सेम डायरेक्शन में है। देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा सिंपली यहाँ पे? एम जी साइन थीटा इंटू एल, कॉस जीरो तो 1 हो गया। तो ये इतना आ गया। वर्क डन बाई एम जी भी इतना ही आ रहा था, वर्क डन बाई एम जी भी इतना ही आ रहा था। तो देखो एम जी के दो कंपोनेंट्स हैं, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। तो एम जी कॉस थीटा कोई वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, और एम जी जो भी वर्क कर रहा है वो एम जी साइन थीटा वर्क कर रहा है। तो इतना देर, इतना देर हमें झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर का वो लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हो सकता है कुछ क्वेश्चंस वगैरह का में भी अलग से डालें, पर ऐसे मतलब थियोरेटिकली। और नेक्स्ट इज द लास्ट वीडियो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का। ओके, थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।